इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि 2011 से 2023 तक आए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के एग्जाम के लिए दैट गोना बी सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज कंटिन्यूसली आप ट्रेंड देख सकते हैं 10, 11, 6, 5, 8, 7, 7, 14, 10 एंड 7, 4, 4. सो एवरेज आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 5 के अराउंड आपको मिलने ही वाले हैं. टू अवॉइड मैसअप हम लोग सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड देन वी गोना मूव ऑन फर्दर सब्सिक्वेंट टॉपिक्स. Question is, with reference to Indian history, consider the following statement. Dutch established their factories, warehouse on east coast on lands granted to them by गजपति रूलर्स. सो अगर इस स्टेटमेंट को देखें सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट बिकॉज गजपति जो डायनेस्टी थी वो अल्टीमेटली 1542 के अराउंड आई थी, लेकिन जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1602 के अराउंड ही फॉर्म हुई थी एक चार्टर से. सो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाता है और स्टेटमेंट में हमारे पास क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट. पहले ही हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लेना है. नेक्स्ट इज अल्फांसो दी अल्बुर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत. सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट क्योंकि 1510 के अराउंड ही किया गया था. अगर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट को देखें सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर. सो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था 1639 के अराउंड, जिसमें एक बी इज अ करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century in which of the following was or where the factories of English East India Company locate. So फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century में कहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी फैक्ट्री लोकेट की थी. 3 ऑप्शंस हैं, भरूच, चिरकोल एंड त्रिचुपल्ली. उन्होंने अपनी सारी की सारी फैक्ट्रीज कहाँ पर की थी, एक तो सूरत में की थी, एक भरूच में की थी और आपको भरूच इसमें ऑप्शन दिख जाएगा. लेकिन इसमें और भी फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश की थी वो अहमदाबाद, आगरा या फिर तो मसूलीपट्टनम में की गई थी, पर ये जो आपको जो दिख रहा है चिकाकोल और त्रिचुपल्ली इन सब में नहीं की गई थी. सो दिस मेक्स द ऑप्शन ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर और ये 2021 का यूपीएससी का पेपर का क्वेश्चन है. अगर टाइमलाइन को समझना चाहें तो 1613 में जो परमानेंट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी वो सूरत में की गई थी और 1616 में जो फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी वो मसूलीपट्टनम में. 1619 में जो सर थॉमस रॉ आए थे उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी आगरा में, अहमदाबाद में, भरूच में. विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. इसमें आपको बताना है कि कौन से करेक्टली मैच हैं. इसमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं जिसमें कि औरंग, बनियान और मिरासीदार, इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है. सो अगर हम लोग देखें जो औरंग है इसमें दिया गया है कि ये ट्रेजरी ऑफ द स्टेट हुआ करता था, पर ये ऐसा नहीं था. औरंग एक टाइप का पर्सियन टर्म है जो कि वेयर हाउस के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगी. अगर बनियान के बारे में बात करें तो इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एग्जैक्टली बनियान इसी को ही कहते थे. और अगर मिरासीदार की बात करें सो डेसिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, एग्जैक्टली ये बिल्कुल ऐसा ही था. सो दिस मेक्स द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट. अगर इसके ऑप्शंस पे जाएं सो डेफिनेटली सेकंड एंड थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर. Fourth question is which of the following statement correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of 19th century. So definitely जो industrial revolution आया था उसका सबसे जो greater impact था, अगर out of all these 4 option देखें कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट अगर यून हो गई थी, कि मशीनरीज इंट्रोड्यूस हो गई थी इंडियन टेक्सटाइल में, कि रेलवे लाइन वॉज लेड हो गया था, कि हैवी ड्यूटीज हो गई थी. सो कोई भी नॉलेजेबल बंदा जिसने कि अगर सारी हिस्ट्री पढ़ी है ही कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वो पूरे के पूरे र्यून हो गए थे. इसका मेजर रीजन यही है कि जिस समय की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आया था, ब्रिटेन में आया था, तो वहाँ से सारे के सारे रॉ मटेरियल्स इंडिया से ले दिए जाते थे. तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वाइड मार्केट बन गया था मशीन मेड गुड्स का. तो अल्टीमेटली वो सारे को कौन कंज्यूम करेगा, तो अल्टीमेटली वो उसकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो चीप मशीनरी मेड प्रोडक्ट्स है वो ब्रिटेन से इंडिया में सारे के सारे फ्लड हो गए थे. और यही फ्लडेड होने के कारण जो इंडिया का सप्लाई जो था रॉ मटेरियल वो सारा का सारा कॉटन ब्रिटेन में जाता था एंड अल्टीमेटली जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे ये पूरा का पूरा र्यून हो गया था. If we move on to fifth question, the staple commodities of exports by English East India Company from Bengal in the middle of 18th century were, so इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स में से कौन कौन से थे जो कि स्टेपल कमोडिटीज़ थी. स्टेपल कमोडिटी क्या होती है, जो कि एवरीडे अगर हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं. सो अगर इनिशियली बात करें, अगर सारे ऑप्शंस को देखा जाए तो जिंक लीड वाला ऑप्शन डेफिनेटली इसमें नहीं होगा. ऑयल सीड्स एंड ओपीएम ये भी ऑप्शन डायरेक्टली इनकरेक्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम लोग बात करें इन दोनों ऑप्शंस में से सो दिस सीम्स टू बी ए नियर बाय, बिकॉज जैसे ही क्या होता था कि इंडिया में जो फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन और सिल्क जो होता था ये जैसे ही प्रोड्यूस होता था तो इंडिया से इसका बिग मार्केट था यूरोप में. इसी के कारण जो कॉटन और सिल्क जो बंगाल में प्रोड्यूस होता था वो सारे के सारे आइटम्स एक्सपोर्ट हो जाते थे इंडिया से. और अल्टीमेटली तो कॉटन और सिल्क तो दिख रहा है जो कि डेफिनेटली होने ही वाला है, और सॉल्ट पेपर और ओपीएम भी होता था. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th century वॉज, क्या था सबसे मेजर रिजल्ट जो कि ब्रिटिश रूल इंडिया में कर रहे थे. सो इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड
फैक्ट्रीज या फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या तो रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। सो डेफिनेटली कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऐसा हो गया था, क्योंकि वन ऑफ द मेजर रिजल्ट जो कि ब्रिटिश रूल में इंडिया में करने के बाद हुआ था 19th सेंचुरी में, दैट वाज द इमर्जेंस ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि उससे पहले जो एग्रीकल्चर हो जाता था वो एक वे ऑफ लाइफ बन जाता था रेदर देन बिजनेस एंटरप्राइज, लेकिन बाद में उसे कमर्शलाइज कर दिया गया और बाद में उसे प्रॉफिट मेकिंग के तरीके से देखा जाने लग गया। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि इसके अदर इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी थे। अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम हो सकते हैं कि जैसे 1820 के बाद क्या हो गया था कि यूरोपियन मार्केट में वैसे भी वर्चुअली क्लोज हो गया था जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, क्योंकि जो इंडिया का एक्सपोर्ट हो गया था वो बहुत ही ड्रास्टिकली फेल डाउन होने लग गया था। सो जो चीप और मशीन मेड इंपोर्ट्स हैं वो पूरे के पूरे इंडियन मार्केट को फ्लड डाउन करने लग गए थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल वे ट्रेड ही रह गया था ब्रिटिशर्स की ओर से। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी टैरिफ्स इंपोज करते थे इंडियन प्रोडक्ट जिस समय की ब्रिटेन में एंटर करते थे। अराउंड 80% तो डायरेक्टली टैरिफ इंपोज किया जाता था। और अल्टीमेटली जो एक इंपॉर्टेंट फीचर था जो ब्रिटिश रूल इंडिया में था वो अल्टीमेटली था डी अर्बनाइजेशन। अल्टीमेटली क्या हो गया था कि सारी की सारी सिटीज डिक्लाइन होने लग गई थी और रूरलाइजेशन होने लग गया था। जो बहुत सारे आर्टिसियंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करते थे उन्होंने अल्टीमेटली रिटर्न्स को फेस करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही रिफ्रेसिव पॉलिसीज आने लग गई थी और अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफेशन को अबैंडन कर दिया गया और विलेजेस की तरफ मूव होने लग गए और एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करने लग गए थे। Next question is, consider the following statement that assessment of land revenue on the basis of nature of soil and quality of crops, use of mobile cannons in the warfare and cultivation of tobacco and red chilies। तो इसमें पूछा गया कि which of the following were introduced in India by English। So ब्रिटिशर कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के आए थे। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की सो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये तो ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं लेकर के आए थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये मॉडर्न के टाइम पे आया था। वही लोग लैंड रेवेन्यू को असेस करते थे बेस्ड अपॉन सॉइल का नेचर कैसा है, क्रॉप के पैटर्न कैसे हैं, उन लोगों की पैटर्न क्रॉपिंग कैसी है, ये सारा का सारा मॉडर्न टाइम में ही स्टार्ट किया गया था। अगर नेक्स्ट बात करें यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन द वॉरफेयर की, सो डेफिनेटली ये भी ब्रिटिशर्स नहीं लेकर के आए थे, क्योंकि ये कौन लेकर के आए थे इंडिया में, मुगल्स लेकर के आए थे। अगर आपको याद होगा कि बाबर जिस समय कॉन्क्वेट कर रहा था इंडिया को 1526 में, तो उसने मोबाइल कैनन्स का ही यूज किया था और वो उसको ड्रॉन किए गए थे बुलक से, हॉर्सेस से, कैमल से, इन सबको अल्टीमेटली यूज किया जाता था। अगर नेक्स्ट बात करें कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, सो अल्टीमेटली ये भी ब्रिटिशर्स नहीं लेकर के आए थे, क्योंकि ये सारा का सारा कॉन्ट्रीब्यूशन पोर्तुगीज को जाता है। क्योंकि इंडिया में जो इंडियन एग्रीकल्चर को जो पूरा डाइवर्सिफिकेशन का काम है जो कि सब्सटेंशियल लेवल पे किया गया है, जिसमें कि इंडियन टोबैको हो गए, स्वीट पोटैटोज हो गए, रेड चिली हो गए, पाइन एप्पल्स हो गए, पपायाज हो गए, कैश्यू नट्स हो गए, ये सारे के सारे पोर्तुगीज ने ही किया था। सो अल्टीमेटली इंग्लिश लोग, इन ब्रिटिशर्स लोग, इन लोगों में से, इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं लेकर के आए थे। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये मुगल्स लेकर के आए थे और ये पोर्तुगीज लेकर के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। सो अल्टीमेटली डेफिनेटली स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज जहांगीर। क्योंकि जहांगीर के टाइम पे ही क्या हुआ था, जहांगीर के टाइम पे ही परमिट किया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकती है, और अल्टीमेटली 1613 में उसने सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली थी। किसमें? 1613 में। क्या हो गया था कि जो मुगल एम्परर जहांगीर थे उन्होंने ग्रांट कर दिया था एक टाइप का फरमान, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे इंडिया में, और उन्होंने क्या किया था, अल्टीमेटली उन्हें सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी थी। तो उन्होंने अल्टीमेटली कर लिया था। और बाद में 1615 में थॉमस रो आए थे जो कि एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन थे, उनके द्वारा उनको इंपेरियल फरमान मिल गया था जहांगीर से, जिससे कि वो क्या कर सकते थे, ट्रेडिंग कर सकते थे और फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते थे अक्रॉस ऑल मुगल एम्पायर। Next question is, in the year 1613, where was the English East India Company given permission to set up a factory for the trading post? Ultimately, definitely इन सारे ऑप्शन में से इसका भी आंसर क्या है, सूरत ही है। बिकॉज 1612 में जिसमें सर थॉमस रो आए थे इंडिया में, मुगल एम्पर विजिट किए थे जहांगीर के टाइम पे, तो उस समय क्या हो गया था, उन्होंने एक कमर्शियल ट्रीटी साइन की थी जिसके के अंदर कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए थे कि वो रिसाइड कर सकती है और अपनी फैक्ट्रीज को बिल्ड कर सकती है। और उसमें उसने सूरत में बिल्ड किया था और धीरे धीरे अदर एरियाज में भी एक्सपेंड करना स्टार्ट किया था। और उसके रिटर्न में क्या करती थी, कंपनी ऑफर करती थी एम्परर को जो कि गुड्स है जो कि यूरोपियन मार्केट के थ्रू मिलती है। सो अल्टीमेटली इस तरीके से दोनों के दोनों म्यूचुअल बेनिफिट और कंसेंसस से काम करते थे। तो अल्टीमेटली इस प्रपोजल को जहांगीर ने एक्सेप्ट कर लिया था और कंपनी ने बाद में ट्रेडिंग पोस्ट को सूरत में स्टार्ट किया था। मतलब सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी जो कि 1613 में थी, और बाद में मद्रास में 1639 में, बॉम्बे में 1668 में और कोलकाता में 1690 में कंटिन्यूसली इसे एक्सपेंड किया जाने लग गया। Next question is, which of the following statement is correct? So the modern Kochi was a Dutch colony till India's independence। नहीं है, in the Dutch defeated Portuguese and built Fort Williams in the modern Kochi। exactly ये सही है। and then modern Kochi definitely, बाकी सारे के सारे statements definitely incorrect है, क्योंकि modern Kochi never became a part of British colony, बल्कि ये बना था। So ultimately this is the end for today because 10 questions हम लोगों ने complete किए। It gonna be hefty if we complete 20 or 30 question। So ultimately हम लोग next 10 की सीरीज हम लोग next वीडियो में देखने वाले हैं। So stay tuned if you like
लाइक इट। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इसके सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इसी तरीके से डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जो कि 2024 के यूपीएससी के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।